हो गया अभी रिकॉर्डिंग? चलो। तो अपन ने EIGRP के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि EIGRP करता क्या है, EIGRP का प्रोसेस क्या है, कहाँ राउटिंग प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। अपन जानते हैं कि ये 3 तरह के टेबल बनाता है। राउटिंग टेबल बनाता है, टोपोलॉजी टेबल बनाता है और नेबर टेबल बनाता है। तो नेबर टेबल और राउटिंग टेबल तो ऑलमोस्ट सभी राउटर बना रहे हैं, मगर टोपोलॉजी अलग से बना रहा है। तो मतलब ये क्या करता है टोपोलॉजी में, कीप ऑल नॉन वैलिड एंड लूप फ्री राउट्स टू दो सेम नेटवर्क। मतलब सभी ऑल पॉसिबल जो वैलिड रूट हैं वैलिड ही रखेगा, मतलब जो वैलिड नहीं हो तो इसमें रहेगा नहीं, लेकिन जो वैलिड रूट्स है और जो लूप फ्री है तो सेम नेटवर्क, उसके लिए सभी पॉसिबल रूट इस टोपोलॉजी टेबल में आपको दिखेगा। नेबर टेबल में तो जानते हो जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस नेट जितने भी नेबर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है। अब ये जो एकमात्र प्रोटोकॉल है EIGRP जो आपका इक्वल लोड बैलेंसिंग भी करता है और साथ में अनइक्वल लोड बैलेंसिंग करता है। तो मोस्टली सभी प्रोटोकॉल्स इक्वल लोड बैलेंसिंग तो करते हैं, बट अनइक्वल लोड बैलेंसिंग नहीं करते। तो ये IGP के अंदर है ना, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर EIGRP एकमात्र ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपका अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कर सकता है। तो दो तरह की लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि ट्रैफिक का आपका भेजना, इक्वल लोड बैलेंसिंग रहेगी तो ट्रैफिक जो आपका शेयर होगा वो 50-50 हो जाएगा। मतलब जितना भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लिंक्स में। 4 लिंक है तो 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 है तो 2 में हो जाएगा जितने। सो ये EIGRP डिफॉल्ट 4 पाथ को आपका लोड बैलेंसिंग कर सकता है। कितने पाथ? 4 एग्जिस्टिंग पाथ को करता है डिफॉल्ट। यदि आपको चेंज करना है तो उसको आप पाथ बढ़ा सकते हैं, और वो मैक्सिमम कितने तक कर सकते हैं? 16 तक कर सकते हैं, 16। तो EIGRP के अंदर इक्वल लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट, इक्वल या अनइक्वल लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट कितना हो सकता है? मैक्सिमम डिफॉल्ट तो 4 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 16। मतलब ये 16 रूट तक, यदि उसके पास मान लो कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, जैसे आपको सपोज ये पर्टिकुलर R1 है, R4 तक जाने के लिए ऐसे इसके पास अभी तो ये 2 ही रूट है अवेलेबल है। यदि मोर देन मान लो इसमें 4 तक तो ये डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, इसमें आपको जरूरत ही नहीं कुछ चेंजेस करने की। लेकिन यदि मैक्सिमम कितने कर सकता है? 16 तक करता है। तो मैक्सिमम पाथ कमांड होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपको पाथ बढ़ाने हैं EIGRP के अंदर, तो राउटर EIGRP 100 सपोज करो ये। सो यहाँ पे मैक्सिमम पाथ, तो यहाँ पे देखो आप कितने तक, अब तो इन्होंने नए iOS के अंदर 32 पाथ बढ़ा दिए, पहले 16 तक था। तो मैक्सिमम कितने सपोर्ट करता है? 32 तक करता है। नया जो वर्जन है इसका, उसमें अपग्रेड आया है, इसमें 32 पाथ तक कर सकता है, तो डिफॉल्ट करता है 4 तक। डिफॉल्ट कितना करता है? 4। तो आप मैक्सिमम लेकिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनकी जो बुक्स के अंदर जो दिया हुआ है वो आपको ज़्यादातर 16 मिलेगा कि मैक्सिमम का पाथ कितना सपोर्ट करता है। तो फिर धीरे धीरे आपको बुक्स में 16 ही मिलेगा। मैक्सिमम पाथ देखो, विद द मैक्सिमम पाथ राउटर कॉन्फ़िगर अप टू 16। और डिफॉल्ट यदि आपने कुछ नहीं तो बेस्ट में मैक्सिमम पाथ एक ही रहेगा, यदि 2 रहेगा तो 2, और मैक्सिमम यदि डिफॉल्ट उसके अंदर 4 रहता है तो डिफॉल्ट कितना रहता है? 4। और मैक्सिमम कितना सपोर्ट करता है? 16। बुक्स के अंदर यही दिया हुआ है, लेकिन यदि अभी हो सकता है उन्होंने iOS में तो इसमें दिखा रहा है 16।
तो मैक्सिमम 32 तक भी इसमें पॉसिबल है, ऐसा इन्होंने दिखा हुआ है। तो आप मैक्सिमम 32 तक कर सकते हैं, लेकिन बुक्स के हिसाब से बोलेंगे हम तो 16 तक ये दिया हुआ है। सिस्को में देख लेते हैं हम, सिस्को तो अपडेट कर ही दिया होगा सिस्को ने। देखो डिफॉल्ट तो 4 रहता है, इसमें भी 16 ही दिया है, इसका मतलब वो सिर्फ कमांड दिया हुआ है ये 1000 पे डिफॉल्ट 4 पाथ और लोड बैलेंसिंग मैक्सिमम ये दिया हुआ है सब जगह। तो आपको 16 याद रखना है, वो उसमें कितनी भी वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये जो अपने सिस्को की साइड से देख रहे हैं सिस्को। यदि कुछ आपको कंफ्यूजन है, कुछ होता है, तो आपको कहाँ जाना है, सिस्को की साइड पे जाना है और देख लेना है, क्योंकि कंपनी किसका, सिस्को का राउटर है, सिस्को ही आपका प्रॉपर डिफाइन कर सकता है कि कितने मैक्सिमम पाथ अभी सपोर्ट कर रहा है राउटर। उन्होंने दिया होगा फ्यूचर के लिए, बट अभी मैक्सिमम कमांड क्या है, मैक्सिमम पाथ चेंज करने का। तो आप ऐसे डिफॉल्ट क्या करता है, ये 4 पाथ का आपका सपोर्ट करता है। यदि आपने यहाँ पे नी भी दिया तब भी 4 तक सपोर्ट करेगा, और मैक्सिमम कितना कर सकता है, 16 आप करा सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था सक्सेसर होता है, फिजिकल सक्सेसर होता है। सक्सेसर का मतलब होता है जो बेस्ट रूट होता है, जैसे R1 को R4 पे जाने के लिए जो बेस्ट रूट रहेगा दैट इज कॉल्ड सक्सेसर, यानी प्राइमरी रूट भी बोल सकते हैं सक्सेसर। और फिजिकल सक्सेसर को सेकेंडरी रूट भी बोल सकते हैं, बैकअप रूट भी बोल सकते हैं। तो आपका सक्सेसर क्या है, प्राइमरी रूट, बेस्ट रूट। फिजिकल सक्सेसर है सेकेंडरी बेस्ट, सेकंड बेस्ट रूट बोल सकते हैं, और आप उसे बैकअप रूट भी बोल सकते हैं। ये तक तो हमने पहले ये एचआरपी में देखा था, जो अब हमने सीसीए में पढ़ा था। अभी बात करते हैं हम उसकी आगे की। अब हम बात करेंगे इक्वल होता है एक अनइक्वल। इक्वल में तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग होगा तो वो ऑटोमेटिक होगा, उसमें आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत, कुछ कन्फिगरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिफॉल्ट होता है। उसका डिफॉल्ट नेचर है कि इक्वल कोस्ट को उसको दो रूट में सेम मैट्रिक मिल रही है। इसका जो मैट्रिक होता है वो कंपोजिट मैट्रिक होता है। आपको बताया था के वैल्यू होती है 5, बैंडविड्थ, डिले, लोड, एमटीयू, तो कुछ 5 पैरामीटर पे चलता है, बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी और एमटीयू। सो इट यूजेस 5 पैरामीटर, के वैल्यू बोलते हैं इसको, कंपोजिट मैट्रिक होती है के वैल्यू। तो इसमें से सिर्फ K1 और K3 यूज होती है। K1 मतलब बैंडविड्थ यूज होगी, देन यूज होगी आपका K3 मतलब डिले यूज होगी। फिर फॉर्मूला मैट्रिक निकालेगा, K1 माइनस बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ प्लस K2 मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ रेज टू 56 माइनस लोड, ऐसे पूरा एक फॉर्मूला है, प्लस K3 मल्टीप्लाई डिले K5 ऑब्लिक रिलायबिलिटी प्लस K4। इफ K5 इक्वल 0 तो सेकेंड हाफ इक्वेशन इज इग्नोर। तो यहाँ पर M2 जो साइज होती है, M2 साइज आपका कितना होता है, डिफॉल्ट क्या होता है M2 साइज 255 होता है, सॉरी 255 में 1500 होता है जो आपका डिफॉल्ट। जब हम डिफॉल्ट देखेंगे M2 साइज, तो M2 साइज 1500 का डिफॉल्ट है। यदि आपने कुछ सेट नहीं किया, M2 साइज का मतलब होता है मैक्सिमम पैकेट यूनिट, मतलब आप एक पैकेट कितना साइज का मैक्सिमम पैकेट आप अपने नेटवर्क में दे सकते हैं। जैसे मुझे इसका इंटरफेस जो है इस राउटर का F00 का मेरे को चेक करना है। यहाँ पर आपको अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ आईपी हटा दो, आईपी की जरूरत नहीं है, अभी दिखेगा आपको। ये देखो यहाँ पर M2 आया हुआ, M2
बाइट्स में होता है 1500 बाइट्स। मतलब मैक्सिमम आप इस के ऊपर कितने साइज का पैकेट भेज सकते हैं? 1500 बाइट्स का पैकेट भेज सकते हैं। डिले, हाँ मैक्सिमम टाइम, और डिले मतलब ये तो जो आप डिले ये इतना 100 माइक्रो सेकेंड में है। सो आपका MTU और ये आपका डिले दोनों पैरामीटर मिलके डिसाइड करते हैं EHRP के अंदर कि आपका बेस्ट रूट कौन सा होगा। बाकी पैरामीटर को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि ये नॉर्मली सेम होते हैं। रिलायबिलिटी, लोड, सब ज़्यादा जनरली सेम रहता है। तो मेनली जो फोकस करता है EHRP कैलकुलेट करने के लिए अपना बेस्ट पाथ, वो दो पैरामीटर होते हैं आपके, बैंडविड्थ प्लस डिले। वैसे 5 कंपोजिट मैट्रिक में 5 वैल्यू आती है आपकी, बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी और आपका MT। तो 5 पैरामीटर है आपको। तो जैसे आपको मैट्रिक सेट करनी है तो मैं कमांड क्या है, मैट्रिक वेट, और जो भी है 5 पैरामीटर आपको सेट करना है वो चेंज कर दे या फिर कर सकते हैं आप। ये फॉर्मूला है इसका, वो है मैट्रिक चेंज। अब इसमें दो चीज होती है, एक होती है डिस्टेंस, याद है आपको? फिजिबल डिस्टेंस, एडवर्टाइज डिस्टेंस, रिपोर्टेड डिस्टेंस, हमने पढ़ा था पहले, याद हो? एक होता है फिजिबल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस। तो हमें अभी देखेंगे, देखो यहाँ पे जो फिजिबल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो R1 से R3 तक, R1 क्या है? सोर्स। R3 क्या है? डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने की जो डिस्टेंस होती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फिजिबल डिस्टेंस। सो यहाँ पे क्या है कि तो टोटल डिस्टेंस भी हो सकते हैं, मतलब R1 से R3 तक जाने के लिए जो टोटल डिस्टेंस, उसको जहाँ डेस्टिनेशन है वहां तक जाने के लिए जो डिस्टेंस की जरूरत है, जैसे आपको यहाँ 5, 10 और 5, टोटल कितना हो जाएगा इसका? 20। तो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाने की जो डिस्टेंस होती है, जो कैलकुलेशन होता है, वो आपका फिजिबल डिस्टेंस कहलाता है। तो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाता है? फिजिबल डिस्टेंस। दूसरा चीज है एडवर्टाइज डिस्टेंस। एडवर्टाइज डिस्टेंस का मतलब है जो सोर्स से लेके आपके नेबर तक का जो डिस्टेंस है। सोर्स का माना है अपना R1, उसका नेबर कौन है? R2। सोर्स से लेके जो डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? एडवर्टाइज डिस्टेंस नहीं कहलाता, वो रिपोर्टेड डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टेड डिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड डिस्टेंस। वो एडवर्टाइज डिस्टेंस नहीं होता, एक और होती है रिपोर्टेड डिस्टेंस, वो बोला, या जिसको नेबर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन जो नेबर से लेके डेस्टिनेशन तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइज डिस्टेंस। जो आपका नेबर है R2 और R से डेस्टिनेशन तक जो जाने का डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइज डिस्टेंस। जो यहाँ पे कितना है? 15। 10 और 5, 15। ये दोनों जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइज डिस्टेंस। R2 से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए R1 से जो आपका डेस्टिनेशन तक जाने का जो डिस्टेंस है, वो आपका फिजिबल डिस्टेंस कहलाता है। और जो R2 से डेस्टिनेशन तक जाने का जो डिस्टेंस है, वो आपका एडवर्टाइज डिस्टेंस कहलाता है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि फिजिबल डिस्टेंस क्या है, एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं। ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R1 से
जो डेस्टिनेशन तक जाने का डिस्टेंस, लेकिन इनका यूज क्या है? तो जो आपका AHRP है, वहाँ जो मैट्रिक चलती है, उसका AHRP का जो मैट्रिक है वो क्या है, फॉर्म जो एल्गोरिदम वो चलाता है वो ड्यूल, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। वो अपडेट एल्गोरिदम काम करती है इन दोनों पैरामीटर के बेस पे, फिजिबल डिस्टेंस, एडवर्टाइज डिस्टेंस। वो चेक करती है कि जिसका फिजिबल डिस्टेंस कम होगा उसको क्या बनाएगा, प्राइमरी रूट बनाएगा। वो एल्गोरिदम उसके थ्रू वो प्राइमरी रूट सेलेक्ट होगा। तो हमेशा जो एडवर्टाइज डिस्टेंस है वो लेस देन होनी चाहिए फिजिबल डिस्टेंस से, तभी जाके वो आपका राउटिंग टेबल में आएगा। यदि ऐसा नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन वो भी एक ही रूट आएगा। यदि आपको मान लो ऐसे मल्टीपल रूट है, टोपोलॉजी में तो आपको शो EIGRP टोपोलॉजी कमांड डालेंगे तो आपको शो करेगा दोनों रूट, एडवर्टाइज डिस्टेंस भी शो करेगा और फिजिबल डिस्टेंस भी शो करेगा। बट आपका जो टोपोलॉजी में जो रूट दिख रहा है वो रूट राउटिंग टेबल में तब जाएगा जब वो फिजिबल कंडीशन है होती है वो फुलफिल करेगा। फिजिबल कंडीशन क्या बोलती है वो समझ लेते हैं। सो फिजिबल कंडीशन क्या होती है, हम उसको फोकस करेंगे। फिजिबल कंडीशन, we first all of order to consider the path via R2 for load balancing, the route first must pass the feasibility condition। एक feasibility condition होती है, वो feasibility condition उनको पास करना कंपलसरी है। Again, the feasibility condition states that if reported distance of an alternate route is lower than the feasible distance of the successor route is a loop free path that can be considered load balancing। क्या बोल रहा है? Feasible conditions state if the reported distance of an alternate route is lower than feasible distance, यानी जो आपका रिपोर्टेड डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए देन फिजिबल डिस्टेंस ऑफ द सक्सेसर। जो सक्सेसर है, सक्सेसर मतलब बेस्ट रूट है, उस रूट की जो आपकी फिजिकल डिस्टेंस है उससे आपका जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तभी वो रूट आपकी राउटिंग टेबल में जाएगा। कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, तभी वो रूट क्या बनेगा, द रूट इज अ लूप फ्री पाथ एंड कैन बी कंसिडर फॉर लोड बैलेंसिंग। तो ये आपका है। इसके लिए फिजिकल कंडीशन के लिए एक फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं, वो हम देख लेंगे।
तो फॉर्मूला इसमें नहीं दिया तो अपन बना सकते हैं, खुद ही फॉर्मूला बनाएंगे। तो कंडीशन क्या है, फिजिबल कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, ए डी जो आपका एडवर्टाइज डिस्टेंस है लेस देन एफ डी ऑफ सक्सेस। तो ए डी क्या है, लेस देन, कम, लेस होनी चाहिए एफ डी वैल्यू से ऑफ सक्सेसर, जो है सक्सेसर का एफ डी वैल्यू उससे आपका क्या होना चाहिए। तो आपको क्या हो जाएगा ये, तो ये आपको कहीं पे और जगह मिल जाएगा फॉर्मूला का पे, तो इस तरह का सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा उधर। तो आपको फिजिबल कंडीशन आपका मैच करना। तो बंद करो, किसकी किसका चल रहा है, वॉइस क्लोज कर दो। इसका चल रहा है ये लिख लो, एक स्टेटमेंट भी लिख लो। द फिजिबल कंडीशन स्टेट दैट कंसीडर फिजिबल कंडीशन दैट एडवर्टाइज डिस्टेंस एंड रिपोर्टेड डिस्टेंस, ये वाला लिख लो, ये वाला भी यहाँ से ये लिख के फॉर्मूला डाल लेना, तो आपको ये याद रहेगा कि किसके बारे में बात करें। दिख रहा है सबको। द फिजिबल कंडीशन एफ सी, इसको एफ सी बोलते हैं, स्टेट दैट टू बी कंसिडर फिजिबल सक्सेसर एफ एस एडवर्टाइज डिस्टेंस, रिपोर्टेड डिस्टेंस मस्ट बी, इसको कोई जरूरत नहीं लिखने की, reported distance must be less than feasible distance of the successor, ये इतना सा लिख लो बस, ये भी ये इतना लिख लेना हो जाएगा आपको। फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन को हमने डिफाइन ऐसे कर दिया, ऐसे फॉर्मूला बना के लिख दिया कि फिजिकल कंडीशन ठीक है, रिपोर्टेड डिस्टेंस, ये आर डी मतलब रिपोर्ट आर डी करो इसको, रिपोर्टेड डिस्टेंस है ना, तो आर डी लेस देन एफ डी ऑफ द सक्सेसर। ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखा तो आपको समझ में आ जाएगा लोड इक्वल लोड बैलेंसिंग इक्वल और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कैसे करें। अब आगे बात करते हैं, लिख लिया किसी ने कुछ को फॉर्मूला लिखना है, नोट कर लो इसको। इसको डबल लेवल लिखने के ऊपर लिखा हुआ है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद नहीं लिख लिया चल जाएगा।
अभी आपका सेशन आफ्टर 10 मिनट्स में डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो आप लोग ये जब मैसेज आए तो आपको ध्यान रखना है कि इधर के लिखा हुआ था कि रनिंग आउट ऑफ द टाइम, मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स, अब क्रिएट नाउ रिमूव दैट 40 मिनट्स का टाइम लिमिट। इसका 40 मिनट्स का टाइम लिमिट है, एवरी 40 मिनट्स में सेशन क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपको अगेन क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है, सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड सब सेम रहती है, इन्फॉर्मेशन में चेंज नहीं होती है। लिख लिया अभी सब लोगों ने, या सीधा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लेना चाहिए। रामदास हो गया आपका? हो गया सर। हाँ सर लिख लिया। हाँ आगे करते अपन। अभी हमारा ये वाला चल रहा था, मैट्रिक हम लोग को समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। तो जैसे हम लगते ये कमांड डालते हैं शो आईपी ईएचआरपी टोपोलॉजी, तो यहाँ पे आपको जो ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू दिखती है दैट इज कॉल्ड एफडी, है ना, फिजिबल डिस्टेंस। ये क्या कहलाती है, देखो यहाँ एफडी लिखा हुआ है, एफडी इज 768। तो ये जो वैल्यू होती है फर्स्ट वैल्यू, जैसे आपने शो आईपी ईएचआरपी टोपोलॉजी लिखा, लिंक्स लिखा, तो आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वन वैल्यू दिखेगी, दिस वैल्यू इज द फिजिबल डिस्टेंस। क्या है, फिजिबल डिस्टेंस। और सेकंड वन जो आपको लास्ट में ऑब्लिक लग के लिख रहा है वो है आपका रिपोर्टेड डिस्टेंस। तो हमारा कंडीशन क्या है कि जो आपका सक्सेसर है, यहाँ पे मान लो सक्सेसर है 3.3 है, तो जो आपका सक्सेसर है उससे जो आपकी आरडी है, ये आपके इस दूसरे रूट की आरडी है, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन होना चाहिए। मतलब लेस देन मतलब इससे कम होना चाहिए। जैसे ये है यहाँ पे आपके 768 है और यहाँ पर कितना है 512 है, मतलब लेस है कि ग्रेटर है, लेस है, क्योंकि 700 तो हायर है और 512 लोअर है। तो ये कंडीशन मैच करनी चाहिए। मतलब जो सक्सेसर है, सक्सेसर की देखो क्या है एफडी वैल्यू 768, उसकी वैल्यू से आपकी जो आरडी है, ये आरडी है, दोनों ये आरडी और दोनों ये, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, यदि आपको रूट को राउटिंग टेबल में जाना है तो उसके लिए कंडीशन, फिजिबल कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। जैसे कंपलसरी आपको कंडीशन मैच होना जरूरी है। कि क्या कंडीशन है कि जो सक्सेसर है का जो एफडी वैल्यू है लेस देन होनी चाहिए रिपोर्टेड डिस्टेंस। आपकी जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है, तो आपके रिपोर्टेड आरडी यानी रिपोर्टेड डिस्टेंस इज लेस देन फिजिबल डिस्टेंस ऑफ द सक्सेसर। समझ में आया वो जो सेंटेंस हमने लिखा था? ये जो सेंटेंस आपका बोल रहा था उस सेंटेंस को हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटेंस में क्या लिखा है कि रिपोर्टेड डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन फिजिबल डिस्टेंस ऑफ द सक्सेसर। तो यदि आपका एक कंडीशन ही मैच नहीं करता तो वो आपकी रूट राउटिंग टेबल में आपका जा नहीं सकता। पहले कंडीशन आपका मैच होना चाहिए, विदाउट कंडीशन आपका वो रूट, आप उसकी लोड बैलेंसिंग कुछ भी करना है तो नहीं कर सकते। उसके लिए कंडीशन होना चाहिए फुलफिल। चलो क्या यहाँ पे कंडीशन भी फुलफिल कर लिया हमने।
फिर आगे हमें करना क्या है, तो यदि आपका दोनों दोनों की एफ डी वैल्यू और आर डी वैल्यू सेम है तो वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका इक्वल लोड बैलेंसिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली लोड, क्योंकि उसका जो एफ डी वैल्यू है और आर डी वैल्यू दोनों की यदि ये भी इस ऊपर भी जो आपको दिया हुआ है 13 पॉइंट, जो आपका 13.3 में जो दिए वैल्यू दिया है, वही सेम वैल्यू आपके 12.2 में होता तो वो ऑटोमेटिक क्या राउटिंग टेबल में चला जाता, क्योंकि वो दोनों क्या हो जाता है इक्वल लोड बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग। इक्वल लोड बैलेंसिंग में क्या है कि दोनों पैरामीटर सेम चाहिए, जो आपका सक्सेसर के वो दूसरे वाले रूट के भी है सेम है, तो वो इक्वल लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिक EIRP में हो जाती है। और मैक्सिमम कितने रूट तक कर देता है, 4 रूट तक करता है, और डिफॉल्ट 4 तक करता है, और आप मैक्सिमम उसको 16 तक 5 तक लोड बैलेंसिंग इक्वल लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। अब यदि मुझे अनइक्वल कराना है, क्योंकि यहाँ तो इक्वल दिया नहीं है, यहाँ तो अलग अलग है, इसका FD और इसका FD अलग है, इसका RD मैच कर रहा है बट FD वैल्यू तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं, तो इंस्टेड R1 has updated in EIRP topology table with the new metric, that means alternate path via R2 can now elected as a feasible successor. RD reported distance is 512 less than FD of 706. Still we miss one step to achieve unequal. अब यदि ऐसा है तो हम क्या करेंगे, उसमें अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। यदि ऐसी कंडीशन मैच हो गया हमारा तो वो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। एज EIRP वेरिएंस कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। और डिफॉल्ट वेरिएंस जो रहता है आपका 1 रहता है, डिफॉल्ट वेरिएंस की जो है वो आपका 1 रहेगा। तो ये मैक्सिमम क्या करेगा, जब तक आप 1 का मतलब डिफॉल्ट रहता है, इसमें आपका जो भी इक्वल होगा वो ही कर सकता है, दूसरे पाथ पर वो अनइक्वल को लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकता। So EIRP allow load distribution among the unequal path, which is controlled by variance command. If feasible distance end-to-end metrics are active in a variable metric feasible distance, then load balancing occurs unequal path, only feasible success candidate for the load balancing. जो आपका फिर सक्सेसर होगा वही कर सकता है, लेकिन आपको चाहिए कि अनइक्वल लोड बैलेंसिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस कमांड आपको यूज करना पड़ेगा। देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड ट्रैफिक शेयर काउंट लिंक्स कैन बी यूज्ड टू इन रेशियो प्रोपोर्शनल। तो ये प्रोपोर्शन आप फिक्स कर सकते हो। प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुपात में, आप एक प्रोपोर्शनल आपका उसका प्रोपोर्शनल फिक्स कर सकते हैं, मतलब उसका एक रेशियो फिक्स कर सकते हैं टू देयर कंपोजिट मैट्रिक्स, बट द लोड बैलेंसिंग और मोर एक्यूरेट टू से लोड शेयरिंग। लोड बैलेंसिंग हम लोड शेयरिंग भी बोल सकते हैं, और एक्यूरेट करना है इसको। तो अभी आपका डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो आप इसको एक बार जैसे डिस्कनेक्ट होता है दोबारा कनेक्ट कर लेना। सो ये मोर एक्यूरेट टू से लोड शेयरिंग है, is accomplished by the switching process of the router, which is in this case CEF. CEF क्या होता है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। सिस्को एक टेबल बनाता है अलग से स्विचिंग टेबल। सो CEF is perform the load balancing once the router protocol is calculated. तो ये लोड बैलेंसिंग काम करता है, CEF आपका प्रोटोकॉल हेल्प करता है। सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, CEF का पूरा नाम क्या है, इज एडवांस लेयर 3 स्विचिंग टेक्नोलॉजी। ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है एडवांस 3। आपको जगह जगह CEF मिलेगा, तो एक टेक्नोलॉजी है स्विचिंग की टेक्नोलॉजी जो राउटर में यूज की गई, विच कैन बी यूज्ड फॉर लोड बैलेंसिंग इन राउटर्स। जो कहाँ पे होती है, लोड बैलेंसिंग करने के